वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सबको गुड इवनिंग एंड वेलकम द चैनल ऑफ पार्थाश्रम एडू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों के पास? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, क्या मेरा वॉइस आप लोगों के पास आ रहा है? एवरीबडी, चलिए फाइन। एक बार कमेंट सेक्शन में जरा यस लिख के बता दीजिए वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, दोनों चीजें आप क्लियर बता दीजिए। ऑल इन वन बाय रंजीत कुमार। चलिए, सो सबको वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन द चैनल ऑफ पार्थाश्रम। आज हम पार्थाश्रम के चैनल पे बात कर रहे हैं एंड विद ए न्यू टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब यस क्लियर, ओके। एक बार मैं मेरे सिस्टम पे भी ऑन कर लेता हूं, तो जस्ट एक बार मेरे सिस्टम पे मैं ऑन कर लेता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट किया जाए। Okay, fine. Now today we start the indefinite integrations. The topic name is integration. Integration. Integrations topic हम लोग start करने जा रहे हैं आज। This is our first topic, name is integrations. और integrations में भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास दो टाइप का integrations होता है। एक पार्ट इंटीग्रेशंस की दो ब्रांच है, एक होगा हमारा पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस, एंड दूसरा होगा हमारा डिफिनाइट इंटीग्रेशन। दूसरा होगा हमारा डिफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? समाकलन। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टूडेंट्स खत्म नहीं हुआ है। मैंने आज मॉर्निंग क्लास में अनाउंसमेंट किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे एज यूजुअल शेड्यूल से चल रहा था उसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, करेक्ट? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, एट एनी कॉस्ट होगा और डेफिनेटली होगा। तो आज हम लोग पार्थ आश्रम के चैनल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है। मेरे आज पर्सनल चैनल से ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रहा है, पार्थ आश्रम के चैनल से हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। सो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, लेकिन आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई फालतू का कमेंट बाजी नहीं करिए। अगर आपको बात करने की इच्छा है तो मैं लास्ट में 5 मिनट आपको बात करने के लिए दे दूंगा, लेकिन आप भरपूर पढ़िए और कोई फास्ट नहीं चलेगा, डिटेल डिस्कशन होगा। दिस इज इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब दो टॉपिक एक साथ चलेंगे सर। हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराइए नहीं, मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। दो टॉपिक एक साथ चलेगा तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये, और वो भी बहुत आसान, आप पे बर्डन नहीं आएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पे डेफिनेटली कभी भी बर्डन नहीं आएगा, करेक्ट? सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशंस। और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है समाकलन। दो टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट मतलब जो अब आपसे पढ़ेंगे में मजा आएगा, बिल्कुल। मतलब मजा आप पे डिपेंड करता है कि आपको मजा आता है कि नहीं आता है। मजा इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, करेक्ट? मजा दोनों तरफ से आना चाहिए, करेक्ट? मजा कभी भी वन डायरेक्शनल नहीं होता है, मजा हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। सर एओडी मेरा खत्म नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। एओडी का यहां पर मैं कोई भी यूज नहीं करूंगा,
और एओडी का यूज होगा भी नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए कि आप एओडी को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। आप तो बिल्कुल पर्सनल चैनल कौन सा है सर? पर्सनल चैनल आपको मिल जाएगा, सुरेंद्र चौधरी से आप सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, सुरेंद्र चौधरी से मिल जाएगा। सर एओडी से रिलेटेड है? बिल्कुल एओडी से रिलेटेड नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब यार बहुत आसान है, उल्टा है डिफरेंशिएशन का। मतलब आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या किया? कॉस एक्स। तो अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है यार, आप तो टेंशन बंद कर दो। सर 2 चैप्टर एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली प्रगति सिंह, आप जो भी कह रही हैं कि 2 चैप्टर एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरा 2 चैप्टर पढ़ाने का कोई मोटो नहीं है। एक्चुअली एओडी छूट गया और बीच में जो सर पढ़ा रहे थे उनका मतलब शायद तबीयत कुछ खराब हो गया, इस वजह से मुझे पढ़ाना आने पड़ा, मे बी इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मे बी। तो मतलब आप टेंशन मत लीजिए यार, आप टेंशन मुझे दे दो यार। बिल्कुल आप सवाल जवाब जो भी करेंगे ना, सर एकेडी सर नहीं पढ़ाएंगे, सर एकेडी सर का तबीयत खराब हो रहा है, मतलब जो भी है, मतलब आप पढ़ना चाहें एकेडी सर से पढ़िए, सब अच्छे सर हैं। सो जो भी आपका ये सवाल जवाब प्लीज आप बंद कर दीजिए, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो ये कमेंट सेक्शन मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स ऑन किया, करेक्ट? तो बिल्कुल हम लोग सब लोग मिलजुल के पढ़ेंगे और टेंशन मत लीजिए यार, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एओडी का सर कोरोना वगैरह जो भी है चैनल, एओडी 1 लेक्चर रिमेनिंग विल बी अपलोडेड टुमारो। यस, एओडी जिसको भी पढ़ना है मॉर्निंग सेशन में आइए आप, पार्थाश्रम पढ़ना, फोकस ऑन स्टडीज स्टूडेंट, बिल्कुल डेफिनेटली का। सो पार्थाश्रम की तरफ से आपके पास एक कमेंट्स आया कि स्टडीज पे आप फोकस करिए, पढ़ने दो भाई, बिल्कुल डेफिनेटली। सो अब मुझे पढ़ाने दीजिए, और क्योंकि 7 मिनट हो गया है, लेक्चर को आगे बढ़ने दीजिए, राइट? सो वी स्टार्ट सर, बिल्कुल फाइन। सो इंटीग्रेशन की 2 ब्रांच है, वन ब्रांच इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड ब्रांच इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। आप तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कोई चीज नहीं समझ में आए मैं एक बार नहीं 100 बार समझाऊंगा। चैप्टर कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, पार्थाश्रम इज रेस्पॉन्सिबल। बिल्कुल आप बिल्कुल भी टेंशन अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी टेंशन आ रहा है, वो सारे टेंशन हम लोगों को दे दीजिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल, सिलेबस हम टाइम टू टाइम खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से सिलेबस खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल घबराइए मत। जिसका एओडी छूटा हुआ एओडी भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, व्हाटएवर, जो भी टेंशन बिल्कुल नहीं, फाइन। सो अब मुझे पढ़ाने दीजिए आप लोग। तो हम पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड द सेकंड सेक्शन इज व्हाट? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन सीधा सीधा देसी भाषा में है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, नमस्कार चौधरी सर, चौधरी जी, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सबको नमस्कार। अब देखिए मेरे से रुका नहीं जाता, आप कमेंट सेक्शन मत करिए, चैट मत करिए, चलिए कोई बात नहीं, चैट होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना चैट बच्चे को समझ में अगर आए ना आए तो दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं बच्चा, बिल्कुल मत घबराइए। सो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए आप। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज integration is the reverse process of integration is the reverse process of differentiation, differentiation का उल्टा, मतलब समाकलन अवकलन का उल्टा है, सीधा सीधा देसी भाषा में। समाकलन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोले साहब कैसे, ये बताइए कैसे? आपको बताना पड़ेगा, ऐसे बात ऐसे थोड़ा काम चलता है। आप ऐसे कह देंगे कि रिवर्स प्रोसेस है, कैसे है? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको, आगे लिखिए हम लोग। दैट इज दिस इज द सिंबल, ये स्टूडेंट दैट इज का सिंबल है, ये दैट इज का सिंबल है। इफ डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट इज
इफ डिफरेंशिएशन ऑफ ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो उल्टी भाषा बोलिए जी एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। तो क्या कहा उसने, दैट इज इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स देन इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विल बी व्हाट, एफ एक्स। ये एफ एक्स होगा सर, मेरा ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। क्या कहा मैंने, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विल बी एफ एक्स। क्या इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको? दैट इज, अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज किसका आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है यहां पे, जी एक्स। ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है। तो फिर हम लोग अगली बात करेंगे यहां पे, तो देन उल्टा लिखा आपने, देन नीचे में हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस इज जी एक्स, तो हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करें, देन जी एक्स का इंटीग्रेशन, ये dx लगा दिया, दिस इज अ सिंबल, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का s के जैसा, s का मतलब होता है सम, इंटीग्रेशन का देसी भाषा में मतलब होता है सम करना, और डिफरेंशिएशन का देसी भाषा में मतलब होता है डिफरेंस करना, नेगेटिव सब्सट्रैक्शन के जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, एंड प्लस कितना मिलेगा, सी। देख ये क्या है, इसके बारे में क्या मतलब है, पार्थ आश्रम टुमारो लेक्चर वाज लास्ट ऑफ एओडी। ओके शिवम कुमार, आप कमेंट सेक्शन एक बार छोड़ दीजिए, पढ़िए बेटा, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले पढ़िए। यहां पे क्या कहा उसने कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, देन जी एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा सरकार, हमें ये मिल जाएगा एफ एक्स मिल जाएगा, बिल्कुल क्या मिल जाएगा हमें, एफ एक्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात को, इस बात को हम लोग आगे ऊपर करके लिख लेते हैं। हम ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना है या व्हाटएवर जो भी लेना है ले लीजिए, लिखना है जिसको लिख लीजिए। मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के बराबर है, तो अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो उसने कहा कि देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इंटीग्रेशन का जी एक्स, इसका मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप सब लोग जानते हैं, इतना इंटीग्रेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, करेक्ट। तो अब इसमें कौन क्या क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने इस बात को उतार लिया होगा। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए इस बात को, आप इस चेहरे को आप बहुत ध्यान से देखिए, यही वो चेहरा है जिसकी आपको तलाश थी, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज जी एक्स एंड डी एक्स, बराबर क्या आंसर मिला रे भैया, एफ एक्स प्लस कितना, सी। ये मैंने नीचे वाली स्टेप को दोबारा लिखा है जिससे आप सबको आपको दिख जाए, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो बंदा होगा ना जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है, ये जीएक्स को कहते हैं जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। ये मेरे पास इंटीग्रैंड है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंबल है इंटीग्रेशंस का, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, करेक्ट। और ये यहां पे जो लिखा रहता है इसे कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। इसे कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप इसको बोल सकते हैं, एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट इसे बोला जाता है, डिफरेंशियल एलिमेंट। विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोलो, अगर यहां पे y लिखा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, अगर t लिखा रहेगा तो विद रेस्पेक्ट टू t बोलेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू x और बोल सकते हैं आप इसे डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, एलिमेंट ऑफ x, करेक्ट। और जो इसका आउटपुट मिला,
जो इसका आउटपुट मिला उसे कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। इसका नाम होता है, ऊपर लिख दूं क्या, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ भाई, इसे कहते हैं साहब प्रीमिटिव। क्या कहा जाता है भाई? प्रीमिटिव। और इसके नाम क्या क्या है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव। सर बोर्ड थोड़ा दूर में रखिए प्लीज, बोर्ड थोड़ा दूर में रखिए। इन द सेंस बोर्ड थोड़ा दूर में रखिए, मतलब मुझे तो लगता है ठीक ही लग रहा है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बोर्ड बहुत दूर में है मेरे से, मैं वो बोर्ड से दूर हो जाऊंगा, ये बात जरूर आपकी सही है। और एंटी डेरिवेटिव, और ये किसका इंटीग्रल है? gx का। इसे आप ये भी बोल सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ gx, और फिर ये बचा c, इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, ये मैंने पूरी कहानी लिख दी भाई साहब। इंटीग्रेशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। इंटीग्रेशन की परिभाषा है कि इंटीग्रेशन जो है, सर ठीक है, नो सर नो प्रॉब्लम, कैमरा दूर कीजिए। इतना भी दूर करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि मैंने लाइव क्लासेस कम से कम 120 लेक्चर्स ले लिए हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम शायद नहीं आई है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो कैमरा कह रहे हैं आप दूर करिए, तो मुझे तो जहां तक लगता है कि क्लियरिटी तो तभी आएगी तो जब ज्यादा बेटर है। अगर आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम है देन उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ओके सर, ठीक है, बिल्कुल। प्रशांत कुमार ने कहा ठीक है। तो भैया जिसका इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं इंटीग्रैंड, जिसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए भैया, जिसका इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे इंटीग्रैंड कहा जाता है। बिल्कुल। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए, बिल्कुल पक्का दीजिए, देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक बार बोर्ड भर गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे अंजू वर्मा, इससे कोई भी टॉपिक नहीं जुड़ा हुआ है, आपने तो पहले भी क्लासेस मेरी अटेंड की हैं, इससे कोई भी टॉपिक नहीं जुड़ा हुआ है, इट्स ए फ्रेश टॉपिक, इट इज ए इंटीग्रल कैलकुलस। इस पर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता है तो बस कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं भी आता है तो मैं हूं, आप टेंशन मत लीजिए अंजू वर्मा, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, किसी को भी किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, मुझे फ्री माइंड से पढ़ाने दीजिए। जेन्युइनली अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए और पूछिए, मेरा सीधा सीधा यही कहना है। बिल्कुल। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स। तो मुझे ये बात पता चल गई, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं, या फिर जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये साइन है इंटीग्रल का, एस के जैसा, एफ एक्स प्लस सी, थोड़ा समझा दीजिए। ये सी होता है, सी आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चा। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब आप सी का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है इसी का इसीलिए नाम पड़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी मैं सी के बारे में और भाषण दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो C है आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब C कोई भी वैल्यू ले सकता है, C कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो C इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया जाता है तो अपनी तरफ से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया जाता है। स्टूडेंट्स मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, और अगर आपको बाकी का चैप्टर पीछे से अगर पढ़ना है और किसी को एओडी में प्रॉब्लम है, तो मेरा एओडी का क्लास चल रहा है, कल मॉर्निंग में मेरा क्लास होगा,
और ये एज पर द शेड्यूल डेली क्लासेस चलेगा और आपको नोटिस मिलता रहेगा। ये क्लास का शेड्यूल अब इंटीग्रल ही चलेगा। एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं सबको, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। और जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम है या पढ़ना है तो सुरेंद्र चौधरी के नाम से मेरा पर्सनल चैनल है, आप उस पर पढ़ लीजिए। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, क्योंकि वी ऑल पार्थ आश्रम हम लोग सर्विस दे रहे हैं। जो भी बच्चा नीडी है उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं और आईडीजी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन हटा दीजिए। मैंने एक ही बार बोला, आप मेरे पर्सनल चैनल पे जाइए। अगर पीछे का अगर आपको पोर्शन पढ़ना है तो डिटेल पढ़ा रखा है मैंने, डिटेल, और डिटेल आगे पढ़ाऊंगा। ऑन द बिहाफ ऑफ पार्थ आश्रम एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। कल मॉर्निंग 9 बजे क्लास होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल का चौथा क्लास, 4th क्लास होगा कल मॉर्निंग में, और ये एज पर शेड्यूल चलेगा। फाइन। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जब भी आपको इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करें, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, तो आप समझ जाइएगा एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव की जब भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें मतलब इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। बिल्कुल डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। ये सेशन कितने देर का होगा? 1 घंटे 20 मिनट का डेली क्लास होगा, 1 घंटा 20 मिनट। और अगर आप में दम है तो मैं 2-2 घंटे भी लेता हूं, वो आप पे दम चाहिए। चलिए कार, मैं अब ज्यादा बात नहीं करता। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा cos x dx बराबर ये कितना भाई? sin x प्लस कितना? c। ध्यान से समझिए बच्चा, ध्यान दीजिए। cos x dx बराबर sin x प्लस c आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? यहां पे देखिए, cos x dx बराबर sin x प्लस c, मतलब आपने इंटीग्रेशन किसका किया? cos x का, और किसके रेस्पेक्ट में किया? x के रेस्पेक्ट में किया। क्या मिला? sin x। तो मैंने आपको क्या बताया? ये इनवर्स प्रोसेस है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना इस वाले पोर्शन का, तो अगर आप इसका dy dx निकालोगे स्टूडेंट, तो ये मिलेगा sin x प्लस कितना? c, और इसका आंसर मिलेगा कितना? sin x cos x प्लस कितना? 0। और ये cos x यहां पे लिखा हुआ है, ये cos x यहां पे लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि दे आर इनवर्स प्रोसेस। मैंने तभी पहली लैंग्वेज लिखवाई थी कि अगर fx का डिफरेंशिएशन अगर gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा। तो क्या कहा मैंने? अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। इस c से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि c का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो चाहे c का वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, चाहे 50 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तभी मैंने कहा कि c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ये मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसका आपको अगर लगता है, आपने सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको आते हैं, तो हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की सहायता से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बात को उतार लीजिए, इस बात को आप उतार लीजिए स्टूडेंट्स, इस बात को आप उतार लीजिए। चलिए सर, अब मुद्दा यह है कि इसका हर चीज का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्री से लिंकअप होता है। तो मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, ज्योमेट्रिकली अगर आप हिंदी में इसकी बात करेंगे तो ज्यामितीय मीनिंग, ज्योमेट्री से लिंक करके बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? तो ज्योमेट्रिकली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली, परिवार, किसका? कर्व्स का। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन represent a family of curves, ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। बोले कैसे? बताइए, ऐसे कैसे कह दिया सर आपने? तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल था x dx। आप जानते हैं कि x की पावर n का तो इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता ही है। x की पावर n का तो इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता ही है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x² 2 and plus c। दिस इज x² 2 plus c। c क्या है साहब? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया, अगर मान लीजिए हमारे पास इसको मैंने बोल दिया, ये जो आंसर आया, ये मेरे पास मैंने इसको लिखा y बराबर x² 2 प्लस कितना? c। ये इसका आंसर आया। तो मान लीजिए मैंने c को मैंने क्या बोला था? आर्बिट्री कांस्टेंट। आप c का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो आपके मन में जो भी वैल्यू आए वो ले लीजिए। तो मैंने आपको c बराबर कितना दिया? 0। तो y बराबर क्या मिला? x² 2। c का वैल्यू कितना लिया? 1। तो ये मिला x² 2 प्लस कितना? 1। c का वैल्यू कितना लिया? 2। तो y बराबर x² 2 प्लस कितना? 2। एंड दिस इज सो ऑन। जैसे जैसे आपके मन में c के वैल्यूज आ रहे हैं, आपके दिमाग में जितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आप लाते जाइए। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा लोग? ये फैमिली बना, फैमिली। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली। सर कैसे कह दिया आपने फैमिली? यस, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। सब में पैराबोला x² 2 है और वो किसी में +1 है, किसी में +2 है। आप c का वैल्यू माइनस भी ले सकते हैं। c बराबर -1। तो y बराबर कितना स्टूडेंट्स? x² 2 माइनस कितना? 1। x² 2 माइनस कितना? 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इस इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है, स्टूडेंट्स, जो इस इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है, वो एक फैमिली के सदस्य है। एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, क्योंकि पैराबोला एक कर्व्स होता है। तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि हर जगह आप इंडेफिनिट, इसीलिए तो उसका नाम अनिश्चित समाकलन है। c का वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। अगर c नहीं होगा तो वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा ना बाबा। कैसा हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर c की बात करें ना आप, c की अगर c नहीं लिखेंगे ना, तो वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के खाते में चला जाएगा। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में c इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि c का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, और जो आउटपुट आया इस इंटीग्रेशन का, वो सारे एक ही फैमिली के कर्व्स हैं। जैसे मान लीजिए cos x का आपने इंटीग्रेशन किया, क्या मिला रे बाबा? sin x प्लस c का वैल्यू 0 लिया तो sin x, c का वैल्यू 1 लिया तो sin x प्लस 1, c का वैल्यू -1 लिया तो sin x -1, c का वैल्यू 2 लिया तो sin x प्लस 2, वगैरह वगैरह।
वो सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये सारे एक ही परिवार के बंदे, सब एक परिवार के बंदे। बोले कैसे हैं, दिखाइए। तो आप इस बात को लिख लीजिए पहले, इस बात को आप लिख लीजिए पहले, इधर वाले पोर्शन को, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। इस वाले पोर्शन को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। इस वाले पोर्शन को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। तो देखिए सरकार, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले ये पैराबोला है, दिस इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए सरकार क्या बनेगा भाई, ये मेरे पास पहला पैराबोला बना, दिस इज y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस है। अब इसके अंदर +1 जोड़ दिया तो ये वाला बंदा ऊपर उठ गया लाइक दिस। फिर ये कितना हो जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना 1। फिर और आगे चला गया तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना 2। फिर इसको नीचे घिसा दिया, ग्राफ के अंदर तो आप पढ़ते हैं ना, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो यहां पर इसका अगर ये वाली वैल्यू 0, -1 है तो इसका ग्राफ हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। ये वाला पॉइंट 0, 1 और ये वाला पॉइंट 0, 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे पैराबोलाओं की एक्सिस सेम है। अगर सबकी एक्सिस सेम है मतलब सारे एक ही एक्सिस पर हैं, इसका मतलब सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। दैट मीन्स ऑल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली। इन सब की जो एक्सिस है ना स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ पैराबोलाज है, एक्सिस ऑफ पैराबोलाज है। पैराबोलाज बोलिए चाहे कर बोलिए, चाहे कर बोलिए। इसका मतलब आज के बाद हम ये समझ गए, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आगे पढ़ाऊंगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का अलग मीनिंग होता है, वो आगे बताया जाएगा। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली, हर चीज का दुनिया में हर चीज का ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है। मतलब आपको ज्योमेट्री से जोड़ के बताना पड़ेगा, मतलब ग्राफिकली उस चीज के बारे में बताइए। तो ज्योमेट्रिकली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। इस बात को आप उतार लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रिपीट लिखिए, और अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिपीट लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू, आई एम वेटिंग यू, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। अगर सर इस दिस लेक्चर का वीडियो क्या पता नहीं कहां चला गया, कमेंट। सुबह भाई के आपके पास तो हमेशा लिंक रहता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले लिंक मांग रहे थे आप। चलिए, दैट मीन्स तो आज के बाद हमसे कोई बोलेगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो डेफिनेटली इन जॉब। यस सर, समझ में आया, बिल्कुल। हर्षित राघव, बिल्कुल, बहुत अच्छा। दैट मीन्स तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हमारा मीनिंग हो गया ज्योमेट्रिकली, हो गया किसका, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सीट से हवा मिलेगा सर, सीट से अंकित सिंह पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए अंकित सिंह, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, आई एम नॉट गेटिंग योर लैंग्वेज। चलिए तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर द इंटीग्रेशन, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, और वो है x की पावर n dx। तो इसका आंसर होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। होमवर्क पूछ रहा है, ओके होमवर्क देंगे यार, देंगे, टेंशन मत लो, होमवर्क भी देंगे। अरे आप टेंशन छोड़ो ना यार, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे, टेंशन मत लो।
बिल्कुल घबराइए मत आप, बिल्कुल घबराइए मत सर। इस दिस लेक्चर इस वीडियो रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट नहीं होगा, टेंशन मत लो आप। बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार। प्रशांत कुमार कह रहे सर दिस लेक्चर का वीडियो रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा। अरे भाई आप पढ़ो ना यार, एकदम डिटेल लिखते जाओ ना। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, मतलब हमारे सर पार्थ आश्रम के डायरेक्टर कुमुद रंजन सर, वो देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। घबराइए मत, वो अच्छा ही करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल बी कूल। और अभी तक भी अच्छा ही चल रहा है और अच्छा ही चलेगा। मैंने कहा यहां पर भैया जरा ध्यान से देखिए, इस केस में एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। बोले साहब अगर -1 हो जाए तो -1 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? अनडिफाइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए, एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। दूसरा जवाब, अगर एन का वैल्यू -1 हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। दोनों जवाब। पहला जवाब, अगर n का वैल्यू -1 हो गया तो ये बंदा 1/x हो जाएगा। अरे भाई शालिनी शर्मा, आप अगर लेट ज्वाइन की है तो मेरा चैनल सुरेंद्र चौधरी सर्च ऑन यूट्यूब, सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज यू कॉन्टेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ पार्थ आश्रम, अदरवाइज यू कॉन्टेक्ट पार्थ आश्रम मैनेजमेंट। बिल्कुल मत घबराओ यार, सब अच्छा होगा। ओके, मैंने क्या कहा, n का वैल्यू -1 रख दिया तो 1/x हो जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे दूसरा जवाब दिया मैंने, n का वैल्यू -1। जब आपने क्या कहा, मैंने n का वैल्यू -1 रखा तो -1 + 1, ये बंदा क्या हो जाएगा? 0। तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चा। इसीलिए n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर आएगा ln mod x प्लस कितना c, ln mod x, बिल्कुल ln mod x। तीसरी बात करते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट, e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस c। अच्छा एक और बात मैं समझा दूं, रट्टा मत मारना यार। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि यार फॉर्मूला गलत है, तो मेरी बात सुनना मेरे भाई हो, आप इन इधर वालों के डिफरेंशिएशन कर लेना। अगर डिफरेंशिएशन करो ये आ रहा है, दैट मींस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बिल्कुल देखिए, याद तो हमें फॉर्मूला करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी हमें कंफ्यूजन हो तो हम लोग इधर वाले मोहल्ले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और ये बंदा आना चाहिए। अगर ये बंदा आ रहा है दैट मींस हम लोग सही है। तो याद तो हमें फॉर्मूले करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद किए मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले के बाद चौथा फॉर्मूला, a की पावर x dx, तो a की पावर x बाई ln a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। 4 के बाद बात करते हैं 5 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर, बोलिए साहब, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c। आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर, साइन के बाद cos x, cos x का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा? sin x प्लस c। 6 के बाद 7, अभी tan cot को छोड़ दो, tan cot sec cosec को छोड़ दो, अगली बात करेंगे, sec स्क्वायर x dx tan x प्लस c, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट sec स्क्वायर x होता है। 7 के बाद 8, sec स्क्वायर x के बाद अगला जो आएगा वो आएगा cosec स्क्वायर x dx, ये मिलेगा माइनस का cot x प्लस c, माइनस का cot x प्लस c। 4 का लॉग e हो सकता है सर, 4 का लॉग
लॉग ई, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। या आप तो ऐसे समझिए ना, 4 का लॉग ई कैसे हो जाएगा? देखिए साहब, ए की पावर एक्स का अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में जो भी क्वांटिटी होती है मल्टीप्लाई में आती है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ln a करेंगे तो ln a से ln a कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 में दिस फार्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद आपने उतार लिए होंगे फॉर्मूले, इस तरफ वाले में मिटाऊंगा। आप साथ साथ एक्टिव रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगला फॉर्मूला 9 नंबर, इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स dx बराबर, देखिए साहब sec x प्लस सी। 9 के बाद 10, 9 के बाद कितना 10, cosec x cot x, cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस सी। 10 के बाद कितना 11, 10 के बाद कितना 11। अब आप बताइए, थोड़े से इनवर्स वाले भी लिख लेते हैं, कुछ एक इनवर्स वाले भी लिख लेते हैं। तो यहां पे देखिए साहब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये होना क्या चाहिए, जब मॉड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में। ओके, जस्ट एक सेकंड में डिस्कस करता हूं। एक बार मुझे फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है दैट मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ln a बराबर log a बिल्कुल नहीं लिख सकते, आपको बेस लिखना पड़ेगा। log a का मतलब आपको बेस मेंशन करना पड़ेगा। ये आपको बेस वहां पे लिखना पड़ेगा, बेस ई लिखना पड़ेगा, तभी माना जाएगा। देखिए मैं आपको एक क्लियर करता हूं, रोशन जिसने भी आपसे पूछा है ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी 11 के बाद अगला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग 12। इसे 12 नंबर माइनस ले लिया जाए, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी एंड दिस इज मॉड एक्स लेस देन कितना 1। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को आती होगी, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को डेफिनेटली आती होगी। अब मैं इधर वाले पोर्शन को मिटाऊंगा स्टूडेंट्स। 12 के बाद नंबर 13 पर आते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस सी, जहां पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि tan इनवर्स x का डोमेन R होता है, उसे कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 13 के बाद 14 नंबर फॉर्मूला -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। 14 के बाद 15 नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस सी। दिस इज इनवर्स स्टूडेंट्स, sec इनवर्स x प्लस सी। और ये कंडीशन कब होगी, जब मॉड x इज ग्रेटर देन 1। और 15 के बाद 16 अगर यहां माइनस लगा दिया जाए तो 1 अपॉन मॉड x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर ये दे देगा cosec इनवर्स x प्लस कितना c एंड मॉड x इज ग्रेटर देन 1। बारह नंबर, थोड़ा सा बीच के अंदर एक डिस्टरबेंस हुआ इंटरनेट की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। इंटरनेट के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा। तो ये 16 फॉर्मूले आप जरा इसे लिख लें, 16 फॉर्मूले को आप यहां पे लिख डालिए। 16 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। यू ऑलवेज रिमेंबर 16 फॉर्मूले,
ये 16 के 16 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। चौदह में क्या लिखा? -1/x नहीं, कॉट इनवर्स x आएगा बिल्कुल। ओके, x बिलोंग्स टू नहीं लिखे, डेफिनेटली x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कॉट इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है? r होता है। tan इनवर्स x को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोमेन r होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक थोड़ा सा छोटा सा एक नोट, सर dx, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच कुमार आनंद, थैंक यू सो मच। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तक के फॉर्मूले आपको डेफिनेटली क्लियर, राइट साइड में अच्छे से नहीं दिखता है। क्या अभी भी मेरा स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है आपको? क्या अभी भी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है? क्या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है? अभी राइट साइड में अच्छे से नहीं दिखता है? मैंने इसको क्लियर कर दिया है, मैंने इसको क्लियर कर दिया है, और अब मुझे मेरे सिस्टम पे दिख रहा है, तो आपके यहां भी दिखेगा। मेरे सिस्टम पे दिख रहा है तो आपके यहां भी पड़ेगा। लता सिंह, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल क्लियर है सर, सब ठीक है सर, बिल्कुल धन्यवाद। तो साहब ये फॉर्मूले, अब मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको, आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे इसके अंदर। तो हम लोग टाइम टाइम पे इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम इन्हीं फॉर्मूले के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखा दूं, तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल डेली फॉर्मूले का लिस्ट तैयार करेंगे, और जितना आपको फॉर्मूला आज लिखाया गया आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, समझ के याद करना है। अगर आपको डाउट लगता है तो इधर वाले के डिफरेंशिएशन करते आइए कि आप सही है कि गलत, ठीक है? मेरी बात समझिए ध्यान से, कि आप कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आंसर गड़बड़ है, तो आप उसे डिफरेंशिएट कर से देख सकते हैं। मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। सो फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन फॉर्मूले के साथ। अब हम कुछ इसके अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं, और क्या करते हैं वो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें कितने पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, इतने पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, इतने पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। बिल्कुल, किसका प्रूफ करेंगे गौतम कुमार? किसका प्रूफ चाहते हो आप? गौतम कुमार, यू आर बिलोंग टू द 9th क्लास स्टूडेंट, आप किसका प्रूफ करना चाहते हैं? VST सर, कैन यू प्लीज गिव योर नंबर? भैया पढ़ने आया है कि नंबर लेने आया है? देखिए आप आराम से पढ़िए, आप इस टाइप की जो नंबर की एक्टिविटी है, इस टाइप की चीजें मत करिए आप, और आप पढ़ते रहिए, करेक्ट? सो मेरा कहने का मतलब है, अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स in integration, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंटीग्रेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? पहली बात तो हम लोग ये है कि पहला फंडा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो ये है कि, अगर देखिए मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है और नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स कम है, मेरी बात को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो कुछ ऐसा खेल, मान लीजिए ऐसा, ये टर्म्स है
और आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उतने ध्यान में रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, इट्स गारंटेड। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर में ज्यादा है तो आप एक के नीचे एक लगा दीजिए। इसे कैसे डील करोगे आप? दिस बाय दिस dx प्लस इंटीग्रेशन दिस बाय दिस dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन दिस बाय दिस। इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर होगा तो हम उसको इस टाइप से हमेशा सॉल्व कर डालेंगे। ये पहला पॉइंट है। अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स कम है, तो जब भी हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक के नीचे एक लगा देंगे, एक के नीचे एक लगा दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे एक और हेडिंग लगा देते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का अलजेब्रा को भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अलजेब्रा कोई बात नहीं, ऑल इन वन बाय रंजीत कुमार, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। ये पहला पॉइंट हो गया, सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? शायद नो। तो इसको मैंने पहले पॉइंट को यहां से हटा दिया, पहले पॉइंट को मैंने यहां से हटा दिया। स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत हलवा सा एग्जांपल। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने यहां पे लिखा 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? एक्स क्यूब। ये मेरे पास पहला इंटीग्रेशन आया जो सबसे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके इन चीजों को बढ़ाऊंगा, फंडे आप पढ़ते जाइए। ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा, नीचे में कम, एक के नीचे एक लगा दीजिए, ये मिलेगा 3x की पावर 4 बटा x की पावर 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब dx एंड प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब dx। करेक्ट? तो यहां पर क्या मिलेगा बताइए साहब? 3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इस टाइप की चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूं, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा x dx प्लस यहां पर बचेगा 1 बाई एक्स dx एंड प्लस ये बचेगा 1 और ये कितना dx। अगर आप इसका आंसर देंगे तो 3x स्क्वायर बाई 2 x की पावर n वाला फार्मूला लग रहा है और 1 बाई x का इंटीग्रेशन। अच्छा, कोई बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकती है, सर आप यहां तो 3 इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां भी c आना चाहिए, यहां भी c आना चाहिए, यहां भी c आना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप 3 बार c का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप कर सकते हैं, फिर तीनों को जोड़ के फिर से उसे c से रिप्लेस कर दो, या फिर इसे c1 बोल दो, इसे c2 बोल दो, इसे c3 बोल दो, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर टोटली c हो जाएगा। और ये c की कहानी बहुत तगड़ी है, मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट नोट, बोर्ड एग्जाम में अगर आपने c नहीं लिखा तो आपका मार्क्स काटने का अधिकार उसके पास 100% है। तीसरा कौन सा प्रूफ करवा रहे हो? किस चीज का प्रूफ करवा रहे हो आप? तो ये कितना मिलेगा? ln mod x n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x n प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और दिस इज i। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा पहला आंसर आ गया, ये मेरा पहला आंसर आ गया। तो पहले पॉइंट पे मैंने आपको ये बताया, पहले पॉइंट से मैंने आपको ये बताया कि अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स कम है, तो हम लोग एक के नीचे एक लगा देंगे। अगर बात आती है दूसरे पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की अगर बात आती है, अगर सेकंड पॉइंट की बात आती है तो हमारे पास क्या होगा? सेकंड पॉइंट की अगर बात आती है, इंटीग्रेशन i बराबर, मान लीजिए ऐसा दे दे, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स कम है और नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ज्यादा है।
इस टाइप का क्वेश्चन हमारी जिंदगी में आ जाए। अरे सी नहीं निकलता भैया, सी तो इसीलिए तो इसका नाम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। सी 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 का नाम इसीलिए तो है यार, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसीलिए तो इसका नाम इंडेफिनेट है यार। हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहते हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मैंने बताया बेटा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली प्रूफ या ज्योमेट्रिकली मीनिंग फैमिली ऑफ टर्म्स होता है। वो सारे एक परिवार के सदस्य होते बच्चा लोग, इसीलिए यहां पर सी नहीं निकालना, सी निकालेंगे अगले चैप्टर में। रुक जाइए, इंतजार करिए, घबराइए नहीं। जो चीजें बता रहा हूं उन पे फोकस करिए, बिल्डिंग बनाने दीजिए इंटीग्रेशन का, नहीं तो फिल्म बन जाएगी, रिलीज भी नहीं होगी। ठीक है, फिल्म बन जाएगी, रिलीज भी नहीं होगी। सो मैंने क्या कहा आपसे, अगर ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कम है। एक बात याद रख लीजिए आप, हमेशा मैथमेटिक्स में हमेशा ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होना चाहिए, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होना चाहिए, तो तभी क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वी शुड इंक्रीज, ये सिंबल है, we should increase the number of terms in numerator। न्यूमरेटर मतलब ऊपर में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाना ही होगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, और चाहे कोरोना आ जाए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाना ही पड़ेगा। बोले कैसे बढ़ाओगे, हाउ टू इंक्रीज, पहली बात कैसे बढ़ाएंगे, यूजिंग कॉमन सेंस। दूसरी बात यूजिंग डिफरेंस मेथड, यूजिंग रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण से। क्या कहा मैंने, कॉमन सेंस, ये सबसे बड़ा मेथड होता है। ये किसके लिए बताया जा रहा है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हाट, न्यूमरेटर। हमें नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में बढ़ाना ही पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं, यूजिंग कॉमन सेंस, यूजिंग डिफरेंस मेथड। जो स्टूडेंट मुझसे 11वीं क्लास में पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज में, मैंने आपको एक वीएन मेथड पढ़ाया था, बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर, भूल चूक लेनी देनी। वो जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। वीएन मेथड, बिग फैक्टर माइनस स्मॉल फैक्टर, भूल चूक लेनी देनी, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस मेथड। तीसरा, यूजिंग रेशनलाइजेशन, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करना। कॉमन सेंस कोई भी मेथड हो सकता है, आप अपना दिमाग कहीं भी लगाइए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करिए। एक और मेथड मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, यूजिंग कंपाउंड एंगल, और जितने स्टूडेंट आज इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे अपना ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा सा कर लीजिए, क्योंकि हर जगह हर कलम पे ट्रिग्नोमेट्री है। यूजिंग कंपाउंड एंगल, इसके बारे में लिख देता हूं वीएन मेथड। क्या होता है, कैसे होता है, जब वक्त आएगा तब बताया जाएगा। बस मेरा काम सीधा सीधा यह है कि वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर, वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हाट, न्यूमरेटर। तो इसे मैं अब मिटा रहा हूं, आपने अगर नोट कर लिया है तो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल का मतलब cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। बेटा अंकित कुमार, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, उन्हें कहते हैं कंपाउंड एंगल।
जब क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। पहला सवाल आपके सामने हाजिर हो रहा है, ये इंटीग्रेशन 1/sin² x cos² x dx। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, पहला सवाल आपके सामने 1/sin² x cos² x। मेरा डायलॉग सुनिए, दुनिया जानती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 बराबर क्या, 1 बराबर क्या। तो जरा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 1 बराबर, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स 1, नीचे में भी 1। अगर सवाल सॉल्व करना है तो वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर। आंख बंद करके न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएं सर? यूजिंग कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस लगाएं सर? दुनिया जानती है 1 बराबर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि 1 बराबर क्या, 1 बराबर sin² x प्लस cos² x। सर 1 बराबर तो sec² x माइनस tan² x भी होता है, लेकिन जात सेम होनी चाहिए, जात सेम होनी चाहिए। किसकी जात? साइन कॉस। तो वही जात का यूज करिए जो साइन कॉस से रिलेटेड है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 बराबर sin² x प्लस cos² x। तो आ जाइए साहब इंटीग्रेशन में, ऊपर में 1 की जगह लिख दिया sin² x प्लस cos² x। नीचे में कितना बोल भाई? sin² x इंटू cos² x। और ये कितना बाबा? dx। हमेशा i बराबर इस्तेमाल करिए। देखिए थोड़ी देर पहले एक टर्म था, अभी देखिए कितने टर्म है? 2। नीचे में कितना टर्म? 1। 1 के नीचे 1 लगाइए और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। i बराबर, ये इसके नीचे गया, कटा तो क्या मिला? sec² x dx प्लस 1/cos² x sec² x होता बेटा। ये इसके नीचे गया, कटा, क्या मिला है भाई? cos x² x। चल बेटा बता, sec² x का इंटीग्रेशन कितना? तो 10x। sec² x का इंटीग्रेशन कितना? तो 10x माइनस cot x प्लस कितना? c। ये लीजिए भैया आपका आंसर, ये लीजिए आपका आंसर, ये लीजिए आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर तैयार। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में बढ़ाना आना चाहिए। आपको नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इज द वीएन मेथड? प्रशांत कुमार, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा डेफिनेटली, बिल्कुल ट्रस्ट करिए आप, घबराइए नहीं। चलिए पहला सवाल हो गया। नाउ 10x माइनस cot x। निखिल कुमार सिंह का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगला सवाल मेरे आपके सामने आ रहा है, ये 1/1 माइनस sin x dx, 1/1 माइनस sin x। बताइए साहब, ऊपर में कितना टर्म? 1। नीचे में कितना टर्म? 2। वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर, वी शुड, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया? वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर। क्या करें भाई? नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने का तरीका बताया। नंबर दूसरा, रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करिए। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो भाई। 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कितना भाई? 1 प्लस साइन एक्स। चलो भैया कितना होगा? चलो बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन आई बराबर, इंटीग्रेशन आई बराबर, जवाब दीजिए साहब। ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाना न्यूमरेटर में, ये नीचे में, नीचे का पोर्शन क्लब होगा, ऊपर का पोर्शन फैलेगा। रेशनलाइजेशन में आपको नीचे के पोर्शन को कम करना है, ऊपर के पोर्शन को बढ़ाना है। ये रूल है मैथमेटिक्स का। इस रूल पे आईआईटी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जे। जरा ध्यान दीजिए साहब, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन i बराबर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था? cos स्क्वायर थीटा।
ये लो साहब cos स्क्वायर एक्स dx, ऊपर में कितने टर्म? 2, नीचे में कितना टर्म? 1। नीचे के पोर्शन को कम करना है, स्क्यूज करना है, और न्यूमरेटर को एक्सपेंड करना है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या हो जाएगा बाबा? चल भाई, ऊपर में 2 टर्म, एक के नीचे एक लगाओ, आजा बेटा। ये कितना है भाई? sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sin बाई cos कितना? 10 इंटू 1 बाई cos कितना? sec। चल भाई आजा, ले ले सेल्फी। sec स्क्वायर एक्स कितना? 10x 10x sec x कितना? बोल भाई sec x n प्लस कितना? c। ये आपका आंसर लीजिए भाई, sec x प्लस 10x प्लस c। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% करेक्ट, कोई भी गलती नहीं है आपकी। 100% आपका आंसर करेक्ट है, मतलब आपका कहीं भी आंसर में गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल 100% मेरे पास क्या है भैया? करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, ये सवाल सबको समझ में आया? ये सवाल सबको समझ में आया? अगर ये सवाल सबको समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी से आगे बढ़ा जाए और अगला पोर्शन लिया जाए। अगर सवाल, यस बिल्कुल, अगर 1/1 प्लस cos x होता, अगर 1/1 प्लस cos x होता तो हम लोग क्या करते? ऊपर में 1 माइनस cos x आ जाता और नीचे में 1 प्लस sin x होता तो 1 माइनस sin x से गुणा भाग कर देते। तो इस पर जितने भी सवाल बनते हैं वो 1/1 माइनस sin x बन सकता है, 1/1 प्लस sin x बन सकता है, 1/1 प्लस cos x बन सकता है, 1/1 माइनस cos x बन सकता है। तो बाकी के 3 क्वेश्चन और इसके ऊपर बन सकते हैं। और सबका लॉजिक क्या होगा? सेम लॉजिक, सिंपल है। आपको ना बिल्कुल घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन चिल्लर है, चिल्लर, कुछ भी नहीं है। अगर आपको जितने पॉइंट्स बताए जाएं उतने ध्यान में रख लो, बस लल्ला लल्ला लोरी हो जाएगा और आप दूध की कटोरी पीते रहना, सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। चलिए साहब, अब थोड़ी बात करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। यस, हर जगह रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, करेक्ट। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो वही है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा। वो अगला पॉइंट ये है, सर क्या है अगला पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग अभी जो फंडामेंटल में बात कर रहे हैं, मैं नोट करके ही लिख देता हूं, मैं नोट करके ही लिख देता हूं कि भैया मेरे पास इंटीग्रेशन fx dx बराबर कितना? gx प्लस c। ध्यान दीजिए, जो यहां है वो यहां है। ध्यान से समझिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसके अंदर फैल जाओगे। तो अगर ऐसा है तो यहां पर वेरिएबल कौन है? बोले x है। यहां पर वेरिएबल कौन है बेटा? x है। किसके रेस्पेक्ट में किया गया? x। ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में किया गया। तो जरा ध्यान से सुनिए। देन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर दें, f ऑफ t dt बराबर gt प्लस c। इस बात का मतलब समझिए ध्यान से, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस, किसी को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वेरिएबल को चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनिए, x यहां था तो वेरिएबल यहां t ले आया, आप चाहे z ले आओ, कुछ भी ले आओ, चेंज नहीं होगा। तो मतलब मैंने क्या कहा, वेरिएबल चेंज होने से, वेरिएबल चेंज होने से, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता। अगर यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे एफ टी डी टी लिखो, चाहे एफ जेड डी जेड लिखो, चाहे एफ पी डी पी लिखो, सब एक है। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर जी जेड प्लस सी, सब एक ही बात है।
वेरिएबल यू कैन चेंज, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें क्या बच्चा, ये और ये दोनों समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सेम होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन की बारीकी बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये बात आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये बात आप जरा ध्यान से समझिए। तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल, मैं मान लीजिए, मैं ये बात आपको सबको समझ में आ गया, जल्दी करिए। सुपक भाई के थैंक यू सो भी वॉट एवर वगैरह वगैरह, शालिनी सिंह वॉट एवर। मैंने क्या कहा आपसे कि वेरिएबल यू कैन चेंज, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, शायद आपने लिख लिया होगा। स्टूडेंट मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके समक्ष, ये नोट नंबर मेरा 1 था, मैंने आपके समक्ष इंटीग्रेशन लिया cos t dt, आंसर बताओ भैया, sin t प्लस सी। ऐसा थोड़ी ना है, x होता है तो x वाले का थोड़ा इंटीग्रेशन होता है, ये दोनों सेम होना चाहिए। चलिए भैया इसका आंसर बताइए, तो cos x स्क्वायर, यहां पर मैं cos x स्क्वायर लेता हूं और इधर मैं dx स्क्वायर लेता हूं, क्या आंसर होगा? ध्यान से समझिए, बहुत खास बात पूछ रहा हूं सर, प्लीज रिपीट। हर्षित राघव, मैंने कहा बेटा ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर यहां z है तो dz होगा, तो आंसर sin z आ जाएगा, अगर यहां p है तो dp है, तो आंसर sin p आ जाएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान समान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स नहीं आएगा रे बाबा, साइन स्क्वायर एक्स आंसर नहीं आएगा रे बाबा, प्रखर। आंसर क्या आएगा? ये और ये क्या समान है? यस, सेम है। तो आंसर आएगा बच्चा साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल, शुभम कुमार ने सही जवाब दिया। शुभम ने साइन स्क्वायर नहीं आएगा, साइन एक्स स्क्वायर। आदित्य मिश्रा आंसर ये। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, cos एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। cos एक्स स्क्वायर dx, उत्तर बताइए। नो से यस, आई लाइक अंगद यादव, बिल्कुल सही बात। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए इस चेहरे को। ओहो, अंकित कुमार, शालिनी सिंह, नो बच्चा, नो नो नो, गलत बात। नो शे, बबीता देवी, साइन एक्स स्क्वायर, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल। अगर आपने इसका आंसर लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये सरासर गड़बड़ है, गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है। बोले कैसी गड़बड़ है भैया? मैंने कहा था, मैंने जो ऊपर में पॉइंट बताया, मैंने जो पॉइंट बताया, ये और ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये सेम होना चाहिए। सेम नहीं है, सेम होना चाहिए। तो जरा एक बात बताइए, इस क्लास के अंदर अभी लगभग 130-140 बच्चा देख रहा है। रोशन कुमार डेफिनेटली गलत है आप, शालिनी शर्मा आप भी डेफिनेटली गलत हैं, सेम नहीं है, आपके सारे आंसर गलत हैं।
आपके सारे आंसर गलत हैं। प्रखर राज शर्मा डेफिनेटली गलत है। आप ये नहीं होगा। तो बोले, एक क्लास का बच्चा बोला, एक क्लास का बच्चा बोला, रे मास्टर बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, धीरे से बोल रहा हूं, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। है, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। हां, क्यों सर? क्यों सर? आपका जवाब सही है, क्यों सर? इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। ले कर लो बात। सर आज तो नई बात सुन ली आपसे, हम तो विश्वास नहीं करेंगे आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ही ना हो? अरे भैया ठीक है, शालिनी सिंह नेट खत्म हो रहा है तो 1 घंटा 20 मिनट तो क्लास लेने दो बच्चा। 5 मिनट और रुको, मुझे बोलने दो। प्रखर राज शर्मा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। तो बोला सर ऐसे भी होता है, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब आपको इंटीग्रेशन पे अगर आपको कोई आपका दोस्त क्वेश्चन दे दे कि जरा सॉल्व करके दिखा, तो आप कहना भाई तू ही सॉल्व कर ले, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो मेरा ही काम करूंगा। तो मैथमेटिक्स में ऐसे भी फंक्शन होते हैं। अरे सुन तो ले भाई, क्यों डुप्लीकेट डुप्लीकेट? सुन तो ले, इतने मैसेज क्यों करते हो यार? है ज्यादा तोप सिंह हो तो आप दे दो जवाब, और या फिर आप जवाब ले आओ, ढूंढ लो यूट्यूब पे, आप बहुत बड़े तोप सिंह हैं तो, और जब आप जिसको जानते हैं उनसे करा लो। हाँ, मैं फालतू में ब्लॉक कर दूंगा, हटा दूंगा आपको। मैं जितना बोलता हूं उतना सुन लीजिए आप ध्यान से। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 30 मार्क का मैं आपको जानता हूं, और अगर आप 30 मार्क को जानते हैं तो उनसे करवा लीजिए। इट्स चैलेंज, ये चैलेंज है। और आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, और जाइए, चले जाइए अनअकैडमी पे और फलना अनअकैडमी पे चले जाइए। आप औकात है तो आपकी, बात करते हैं कहां से। मेरी बात सुन लीजिए आप ध्यान से। मैथमेटिक्स में ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। मतलब आपको आज समय खराब करने के लिए आपका दोस्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। आपका दोस्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। तो इंटीग्रेशन का सवाल का कभी भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट मत करना। मैं भी दे रहा हूं चैलेंज, आप एक्सेप्ट मत करना। मेरी बात समझ रहे बच्चा? मैं भी आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक्सेप्ट मत करना। क्योंकि मैथ्स में ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं ऐसे जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बात छोड़ दो, पहले तो ये मानो नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो बात की बात है। इंटीग्रेशन स्मार्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन लल्लू है, लल्लू है डिफरेंशिएशन। ये स्मार्ट लोगों की पसंद है। आप जैसे लोग, स्मार्ट जैसे आप जैसे लोग हैं ना, आप जैसे लोगों की पसंद है। तो पहली बात स्टूडेंट्स, ज्यादा खराब टाइम नहीं करूंगा मैं। आप तो ये समझिए कि वेरिएबल यहां गड़बड़ है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। मैंने आपको जितनी बातें कही, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे अभी कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर प्रूफ बता दो, वो बता दो। भाई जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो। इन साइड की फालतू बातों में ध्यान मत दो, ठीक है? प्रूफ का समय आएगा तो प्रूफ भी बचाया जाएगा, जहां पर जेन्युइनली अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ मिलेगा, ठीक है? सो ये वेरिएबल सेम नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है। तो सर इसका आंसर क्या होगा? तो अभी हमने कहा, कुछ नहीं बोला, बस चुप हो गए। वी कांट से, हम नहीं बता सकते, बस इतना बोल के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो इसके लिए समझाया जा रहा है। तो फिर हम अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल,
तो ये बात शायद आपको समझ में आई है, शायद ये बात आपको समझ में आई है। तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि दोनों जगह इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगला सवाल, d ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग योर आंसर। अगला एग्जांपल, इसका आंसर दीजिए, cos 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? रोशन कुमार, आपने पूछा cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन, चलो आपका भी सवाल ले लेते हैं। यह होगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन cos 2x का होगा sin 2x, और जो भी मल्टीप्लायर है उसका भाग लग जाता है बेटा प्लस c। जो भी इंटीग्रेशन में जो भी मल्टीप्लाई में होता है बेटा, इंटीग्रेशन में जो भी मल्टीप्लाई में होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यह चीज मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द स्टूडेंट आंसर। तो आप तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप तो स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जरा देखिए, यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर। तो फिर इसको देखा, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। d ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया तो ये और ये क्या समान है? यस, डेफिनेटली सेम है, ये डेफिनेटली सेम है। और अगर ये डेफिनेटली सेम है, इसीलिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे अभी अभी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x प्लस c। तो इसका आंसर कितना बच्चा? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका डायरेक्ट आंसर। बिल्कुल सुपर वाई के करेक्ट शुभम, tan इनवर्स x नहीं, ऊपर वाला आंसर गड़बड़ है, tan इनवर्स ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। तो फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, ये बात सबको समझ में आ गई? ये जिन भी बच्चे का डाउट था शायद ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक सवाल और करते चलते हैं, एक सवाल और करते हुए चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए स्टूडेंट्स। तो एक सवाल और आपके सामने, मैंने अगला सवाल लिखा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। क्या इसका आंसर ये मेरे पास, ये यहां पे लिखा हुआ dx, तो क्या इसका आंसर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c होगा? यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो में आंसर दीजिए स्टूडेंट। क्या ये इंटीग्रेशन करेक्ट है? यस और नो में आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, यस और नो में आंसर दीजिए बच्चा लोग। यस यस, नॉट इंटीग्रेबल, गलत बात, ये आंसर नहीं होगा। तो सर क्या होगा? क्या होगा? नो से नहीं, नो से नहीं, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, पर यह नहीं होगा। इंटीग्रेशन होगा पर यह नहीं होगा। तो सर होगा तो कैसे करेंगे? हम लोग आगे करेंगे, आगे देखेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे किए जाते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। अच्छा, मैं यहां पर क्या सिखाना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। मैंने आपको यह सिखाया क्योंकि अगर आपने ये बंदा और आप इसको ऐसा कर लें, एक्स स्क्वायर की पावर 2, क्या ये और ये सेम है? नो, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है तो ये आंसर हम लोग नहीं दे सकते, ये हम आंसर नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे।
अरविंद कुमार अभी बताइए, अभी बताएंगे, इंतजार करिए, इंतजार करिए, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। करेक्ट। सो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अरे भाई इस टाइप के इंटीग्रेशन आगे होंगे यार। मैं यहां पर आपको वेरिएबल्स चेंज बता रहा हूं, मैं आपको यहां पर वेरिएबल चेंज बता रहा हूं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। एओडी क्लास का टाइमिंग कल मॉर्निंग में 9 o'clock ऑन माई चैनल सुरेंद्र चौधरी, यू फ्रॉम गूगल। ओके, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे यार, इतना ज्यादा टेंशन ना ले, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। मैं यहां पर जो सिखा रहा हूं वो चीज सीखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।